वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। नाजरीन, प्रोग्राम में आज सबसे पहले हम बात करेंगे मईशत के हवाले से। मई का महीना जो है वो गुज़र रहा है। ऑब्वियसली इस वक्त जो हुकूमत है उसकी तरजीह जो है वो जून के महीने तक बजट बनाना है। उस पर ही आजकल सबकी हम कह सकते हैं कि तवज्जो जो है वो लगी हुई है। अब बजट का जब जिक्र आया तो ऑब्वियसली आईएमएफ से मुज़ाकरात का भी जिक्र आता है, क्योंकि सबका यही ख्याल है कि इस दफ़े जो बजट होगा वो आईएमएफ की शराइत को सामने रख कर बनाया जाएगा। इसी हवाले से जो दो बहुत बड़े इश्यूज़ हैं, एक ऑब्वियसली टैक्सेशन का बहुत जिक्र हो रहा है। बार बार ये तनकीद भी होती है हुकूमत में कि जो तनख्वाहदार तबका है उसके ऊपर टैक्स बढ़ा दिया जाता है, क्योंकि वो आसानी से या मुश्किल से पे कर देते हैं, कोई मसला नहीं होता। जो टैक्स नेट ब्रॉडन करने की बात है उसके ऊपर कोई जो उस तरह के इक़दाम हैं वो कोई भी हुकूमत कहती तो ज़रूर है मगर लेती नहीं है। इसके साथ साथ मगर इस दफ़े जो जिक्र हो रहा है या एटलीस्ट मीडिया रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है वो ये भी है कि कुछ खर्चे कम करने की भी बात हो रही है। एक ख़बर यहाँ तक आई थी कि कुछ 8 या 10 के करीब ऐसी मिनिस्ट्रीज़ हैं जिनको जब बजट की तकरीर होगी तो उसमें बताया जाएगा कि वो बंद कर रहे हैं। इसी तरह ये भी जिक्र हो रहा है कि वफाकी हुकूमत जो है वो सूबों के तरक्याती मंसूबे जो हैं उनकी फ़ंडिंग नहीं करेगी। दूसरा बड़ा मसला ऑब्वियसली पावर सेक्टर के हवाले से है। पावर सेक्टर के जो मसाइल हैं, जो बिजली की कीमत है उससे हमारी चाहे एक्सपोर्ट्स हैं चाहे आम लोगों की ज़िंदगी है वो बहुत मुतासिर हो रही है। यहाँ भी हुकूमत के पास कोई वाज़े प्लान नज़र नहीं आ रहा। बहुत तनकीद इस पर भी हो रही है कि एक सोलर पॉलिसी जिसको उन्होंने ख़ुद ही इनकरेज किया पिछले सालों में, अब उसको भी वो बिजली या सोलर जो है वो महंगी करने लगे हैं लोगों के लिए, ताकि जो जनरेशन कैपेसिटी है रियासत की उधर कोई फ़र्क ना पड़े। और साथ में ऑब्वियसली डिस्कोस का भी बहुत बड़ा मसला है। जो सप्लाई कंपनीज़ हैं वहाँ लॉसेस बहुत ज़्यादा हैं। बहुत हमने अरसे से ये बात सुनी कि इन्हीं लॉसेस को जो है वो कंट्रोल किया जाएगा या प्राइवेटाइज़ किया जाएगा, मगर आज भी एक मीडिया रिपोर्ट सामने आई कि जो बोर्ड शहबाज शरीफ साहब ने ख़ुद बनाए थे अपने पिछले दौरे हुकूमत में, उनको उन्होंने उनकी जगह नए अब वो बोर्ड्स बनाएंगे। और साथ में ये भी इत्तला आ रही है कि कुछ मिलिट्री ऑफिशल्स भी जो है वो अब हर इस तरह के डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड पर नज़र रखेंगे। इन सब मामलों पे गुफ्तगू करने के लिए आज मौजूद है मिफ्ताह इस्माइल साहब, साबिक वज़ीर ख़जाना। वेलकम टू द शो सर। सर, सबसे पहले यही बात कर लें कि बजट में कुछ इस तरह की रिपोर्ट्स भी आ रही हैं कि खर्चे भी कम किए जाएंगे। इस हवाले से एक तो मीडिया रिपोर्ट ने यहाँ तक कहा कि 8 से 10 मिनिस्ट्रीज जो हैं उनको बंद करने की अनाउंसमेंट करेंगे फाइनेंस मिनिस्टर अपनी बजट की तकरीर में। आपको लगता है कि दिस इज अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन और इससे बहुत हमें फ़र्क पड़ता हुआ नज़र आएगा? जी, इट मे बी स्टेप इन द राइट डायरेक्शन। फ़र्क नहीं पड़ेगा इससे। 8-10 अरब मिनिस्ट्री बंद कर लेंगे, 10-20 अरब रुपए बचा लेंगे। जब आपका खसारा 7,000 अरब रुपए से ज़्यादा हो तो 10-20 अरब रुपए रियली माने नहीं रखते। इसका ये मतलब नहीं कि ये करना नहीं चाहिए, आप ये कर गुजरें, लेकिन इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। दूसरी गुजारिश ये है कि आप जिन मिनिस्ट्रीज़ को बंद भी करेंगे उसका अमला तो आप नहीं निकाल सकते नौकरी से, तो उनकी तनख्वाहें तो आपको फिर भी देनी पड़ेंगी। तो आधा खर्चा तो आधे से ज़्यादा खर्चा तो मिनिस्ट्रीज़ के अंदर तनख्वाहों का, पेंशन वगैरह का होता है, तो वो तो मेंटेन रहेगा। पेट्रोल वगैरह का खर्चा भी मेंटेन रहेगा। तो आप ये कि किराया वगैरह, बिजली का बिल वगैरह बचा लेंगे। लेकिन बहरहाल ये करना चाहिए। जो बड़ा खर्चा बच सकता है हुकूमत को और जो बिल्कुल करना चाहिए, वो जो बहुत ज़्यादा ये पीएचडीपी के अंदर पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम में जो एमएनए की स्कीम्स होती हैं, दीगर चीज़ें जो करते हैं, जो शो प्रोजेक्ट्स होते हैं, वो नहीं करने चाहिए। इसी तरह अगर सूबे भी ये एडीबी को अपना कम से कम कर लें। माफ़ करिएगा सर, मिफ्ताह साहब, अगर ये आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें सर कि ये जब ये बात की जाती है कि पीएसडीपी को बंद करने की बात हो रही है, कम करने की बात हो रही है, या क्योंकि ये हमने बहुत पहले भी इस तरह की इतलात सुनी कि जी अब वो एमएनएस की जो स्कीम्स होंगी वो एंटरटेन नहीं की जाएंगी। बट आई मीन व्हाट आर वी टॉकिंग अबाउट एग्जैक्टली, कि इसको, इस खर्चे को कम करना है
या बिल्कुल ये जो पार्लियामेंटेरियंस के थ्रू ये डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स होते हैं इनको बिल्कुल खत्म करने की बात हो रही है? देखिए, अमूमन 500 से 600 अरब रुपए का पीएचडीपी का खर्चा होता है, पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसके अंदर मुख्तलिफ काम होते हैं। मिसाल के तौर पर हम जो मोमन डैम बना रहे हैं या दामिर भाषा बना रहे हैं, वो भी इन पैसों से आता है। उसको ख़त्म करने का कोई भी नहीं कहता है। उस पर मैं ये ज़रूर कहता हूँ कि आप जो डैम बना रहे हैं दामिर भाषा, उस पर बिजली का काम नहीं करना चाहिए। बिजली के जो लगाने की बात कर रहे हैं जनरेटर, वो नहीं लगाने चाहिए। ये पानी का इस वक्त स्टोरेज होना चाहिए और इसके लिए आपको रख लेना चाहिए प्रोविजन कि आप अगर आगे चाहें और आपको बिजली की ज़रूरत हो तो लगा लें। इस वक्त बिजली का काम नहीं करना चाहिए। वो 5-6 अरब डॉलर का एक और फजूल खर्चा है। तो ये आप वाटर रिजर्वायर ज़रूर बना लीजिए। तो ये मोमिन डैम का ये काम है। कोई बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हों, इंटर प्रोविंशियल प्रोजेक्ट्स हों, तो वो करना है। लेकिन ये जो रोड रास्ते आप बनाते हैं, इसको एकदम कम कर दें। जो एनएचए काम करना चाहता है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी, वो खुद अपनी बैलेंस शीट पे बैंकों से पैसा कर्ज ले, या जो ये जो टोल जमा करता है उससे जो आमदन आती है उससे वो नए रोड बनाए, हुकूमत से और पैसे ना ले। और तीसरा, तकरीबन 50 अरब रुपए 100 अरब रुपए साल के हम खर्च करते हैं, खास तौर पे इलेक्शन ईयर या उससे एक साल पहले एमएनएस की स्कीम पे, जिसके अंदर जो रूलिंग पार्टीज के एमएनए होते हैं उन सबको 100-100 करोड़ रुपया मिलता है तकरीबन। और वो फिर अपने इलाके में कोई गैस के पाइप लगवाता है, कोई रोड लगवाता है, कोई नाली लगवाता है। और अमूमन ये कहा जाता है कि उसमें से कुछ पैसे फिर एमएनए हजरात को भी मिलते हैं जो उनकी इलेक्शन कैंपेन में काम आते हैं। सही। सो आप ये कह रहे हैं कि ये जो और द सेकेंड 2 स्टेप्स दैट यू आउटलाइन के इनके ऊपर वफाकी हुकूमत को खर्चा करना नहीं चाहिए। सर, अब पावर सेक्टर पे आ जाएं। अब पावर सेक्टर के हवाले से सर, ऑब्वियसली पहले तो जो सोलर प्रोजेक्ट्स के हवाले से हुकूमत अपनी पॉलिसी तब्दील कर रही है, उस पर बहुत तनकीद हो रही है। देखिए, ये सोलर पॉलिसी इस हुकूमत की और पाकिस्तान की हुक्मरानी को जिस तरह क्लियर करती है और आया करती है लोगों के सामने, और ये एक वीट की पॉलिसी है, 2 पॉलिसी जो हमको खोल के बता देती है कि कितनी नाअहलियत और कितनी नालायकी इसमें शामिल है, अगर मैं इस्तेमाल कर सकूँ ये वर्ड। आज से चंद महीने पहले तक स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान सब्सिडाइज लोन दे रहा था आपको सोलर पैनल खरीदने पे। कोई टैक्स हुकूमत ने नहीं लगा रहा था। और जब शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत आई तो उन्होंने सेल्स टैक्स भी हटा दिया। और मैंने बहुत ऑब्जेक्ट किया था कि इसको सेल टैक्स ना हटाएं, क्योंकि उस वक्त जो सोलर पावर ले रहे हैं, सोलर पैनल्स ले रहे हैं, वो अमीर तरीन लोग ले रहे हैं और वो अपने घरों में लगा रहे हैं, बड़े बड़े बंगलों में लगा रहे हैं। और वो उससे आप 40 से 45 रुपया पर यूनिट आप ले रहे हैं बिजली का बिल। उसको वो 9 रुपये में मिल रही है, तो वो छोड़ के ग्रिड को जा रहे हैं और वो ग्रिड को छोड़ के जा रहे हैं। और आपके पास जो 200 यूनिट से कम के जो सारिफ हैं, जो गरीब लोग हैं, जिनको आप 8-9 रुपए में बिजली दे रहे हैं, वो आपके पास रह गए हैं। तो ग्रिड के अंदर ये हुआ है कि जो अच्छा कस्टमर है वो छोड़ के जा रहा है और जो कस्टमर पैसे नहीं दे सकता वो बेचारा हमारे साथ रह गया है। उसके बाद ये कि ना सिर्फ आपने ये किया बल्कि आपने कहा हम आपसे बिजली खरीद लेंगे। अब ऑलरेडी आपके पास एक्सेस बिजली है, अब आप उनसे बिजली खरीद रहे हैं जिसका आपको पता नहीं आप क्या करेंगे। तो आपकी 2 साल तक 3 साल तक ये पॉलिसी थी कि लाओ सोलर पैनल्स लगाओ, हम नेट मीटरिंग कर देंगे। 4 साल से ये पॉलिसी थी, हम आपको खरीद लेंगे। अब अचानक इनको ख्याल आया, या अल्लाह हम क्या करेंगे अगर सारी बिजली आ जाएगी तो अब ये कह रहे हैं नहीं ला सकते। और जो आपने कॉन्ट्रैक्ट करे हुए, आप पहले बोल रहे थे कि उनसे पीछे हट जाएंगे, अब वो समझ आई है कि नहीं, पीछे नहीं हट सकते। तो जो पुराने लोग जिन्होंने लगा लिए उनको ग्रैंडफादर इन कर दिया। जो बड़े बड़े, जिसे आप जानती हैं कि आधे से ज़्यादा है, तकरीबन आधे जो हैं वो तो डीएचएस के अंदर, पाकिस्तान भर के डीएचएस से वो हुआ है। कराची में क्लिफ्टन है, केडीए है, ये गुलबर्ग है या F7 है, इनके इलाकों के अंदर जो बड़े बड़े घर हैं उन सब पे सोलर पैनल्स लगे हुए हैं। तो उनकी नेट मीटरिंग अब रहेगी। तो ये मतलब दिस इज अगेन ये नालायकी है। मतलब इसमें कोई बदगुमानी नहीं थी, लेकिन ये सोच नहीं है कि यार आप ये सोच नहीं रहे थे लास्ट ईयर, किसी ने आपको नहीं समझाया कि आप एडवर्स सिलेक्शन कर रहे हैं कि योर बेस्ट कस्टमर्स विल लीव योर ग्रिड एंड योर वर्स्ट कस्टमर्स विल। सर, वैसे अगर माफ करिएगा सर, पर तनकीद तो फिर ये भी बनती है कि जब ये पावर प्रोजेक्ट्स लगाए जा रहे थे और कैपेसिटी चार्जेस दिए जा रहे थे, तो तब भी जो लोग उसमें मुलव्वस थे उनको भी सोचना चाहिए था कि ये क्या कर रहे हैं। बिल्कुल, मतलब जब देखें, जब 2012 में 2013 में पाकिस्तान में 12-12 घंटे लोड शेडिंग होती थी तो बिजली लगाना बहुत ज़रूरी था। लेकिन आखिरी के अंदर जो हब पावर लगा था उसमें बहुत सारे ऐसे वजीर थे जो कह रहे थे, और ब्यूरोक्रेट्स कह रहे थे, यूनुस दागा साहब कह रहे थे, फवाद साहब कह रहे थे, शाहिद अब्बासी साहब कह रहे थे। मेरी भी इसमें गुजारिश थी कि ये हब को नहीं लगाएं 1320 मेगावाट का, और तकरीबन वो मान गए थे। लेकिन वो चाइनीज़ का भी प्रेशर था कि नहीं, हब को लगाओ, क्योंकि एक वो उसमें अर्ली हार्वेस्ट का प्रोजेक्ट था।
लेकिन कुछ बिजली लगी है और उसके बाद फिर आपने ऐसी पॉलिसीज़ की हैं कि उस बिजली से कोई बरामदात तो नहीं बढ़ी, उस बिजली से सनअतकारी तो नहीं बढ़ी, सरमायाकारी तो नहीं बढ़ी, सनअती प्रोडक्शन तो नहीं बढ़ी, आपने तो घर चरागा कर दिए, उससे शादी हॉल चरागा कर दिए। तो आपने वो भी कंज़्यूम कर ली बिजली एज़ अपोज़ टू कि उसको प्रोडक्शन में डालते, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में डालते और उसके बाद भी लगते रहे, फिर खान साहब के ज़माने में भी लगते रहे, कराची में भी लगे हैं, दीगर जगहों पे भी लगे हैं। तो बिल्कुल गलतियाँ हुई हैं और आप देखें ना, ये जैसे वीट के अंदर है, मिसाल के तौर पर अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं वीट की बात करता हूँ कि 2 साल पहले 2200 रुपए पर मन हम फार्मर से वीट खरीदते थे, हुकूमत पर मन, और आपने अचानक बढ़ा के उसको 3900 रुपए कर दिया। 2200 से 3900 तकरीबन डबल कर दिया। बहुत सारे लोग कहते रहे कि देखो 3000 के ऊपर या 3200 के ऊपर मत जाओ, वो फार्मर्स को अच्छे खासे पैसे मिल रहे हैं। जब आप 100 रुपए का गंदम खरीदेंगे हुकूमत और 110 या 115 का बेचेगी तो आटा हो जाएगा 135 140 का। इसमें क्या अचंभा था? सही। क्या ये सही थी? जब आटा 140 150 रुपए का हुआ और केयर टेकर ने खोला इंपोर्ट करना, तो फिर केयर टेकर ने कोई खदगन नहीं लगाई कि भाई 1 मिलियन टन ले लो। बिल्कुल ठीक सर, रनिंग आउट ऑफ टाइम। आपसे एक सवाल और पूछना था सर, आज मीडिया में ये भी रिपोर्ट्स आई हैं एक्सप्रेस ट्रिब्यून में गालिबन कि अब डिस्कोज पे, क्योंकि फिर पावर लॉसेस का बहुत मेजर इशू है, तो अब वहाँ मिलिट्री ऑफिशियल्स जो हैं उनको भी इन्वॉल्व किया जाएगा। सर डू यू थिंक कि इससे कोई फ़र्क पड़ेगा? क्योंकि पावर थेफ्ट की ड्राइव्स तो हम पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ, पीडीएम की हुकूमत, केयरटेकर हुकूमत सब में देख चुके हैं, फिर इवेंचुअली बिजली के बिल ही बढ़ते हैं। तो क्या आपके ख्याल में अब इस दफ़े मिलिट्री ऑफिशियल्स को डिस्कोज के बोर्ड्स में डाल के या उनकी परफॉर्मेंस के साथ उनको लिंक करके कोई फ़र्क पड़ेगा? देखिए, मैं इस सचमुच ये समझता हूँ कि दी ओनली सोल्यूशन टू द पावर क्राइसिस कि आप इसको प्राइवेटाइज कर दें, तमाम डिस्कोस को, इसकी मैनेजमेंट ना दें, प्राइवेटाइज करें, उसके पैसे लगने चाहिए ये जो चला रहा हो, और आप मल्टीपल बायर मल्टीपल सेलर का मॉडल कर दें। इसके अलावा और कोई चीज़ नहीं चलेगी। और जी जितनी भी चीज़ें होंगी ना, ये सिर्फ रिफॉर्म डिले करने की बातें हैं, ये असल इस्लाहत ना करने की बात है। जब आपको इस्लाहत करनी होगी और आप इस्लाहत करेंगे, ये सोच बदलनी होगी, तो इंशाल्लाह आगे बढ़ेंगे, वरना इन चीज़ों से कुछ नहीं होगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हम वक्त निकाला। नाज़रीन, यहाँ पे लेते एक छोटा सा ब्रेक, और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे जो नया डेफमेशन का कानून पंजाब असेंबली ने पास किया। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम जिक्र करेंगे जो गुज़िश्ता रोज़ पंजाब असेंबली से हद तक इज़्ज़त का कानून पास किया गया। अपोजिशन शोर मचाती रही, उनकी जितनी भी सजेशंस या तरामीम थी उनमें से कोई भी मंजूर नहीं की गई। सहाफ़ी जो थे वो ऊपर प्रेस गैलरी में एहतजाज करते रहे, उनकी भी बात ना सुनी गई, और जो बिल था वो पास कर दिया गया। ये जो बिल है इसका इतलाक इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट, सोशल मीडिया पे होगा। टिकटॉक, एक्स, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, कहीं भी जो गलत खबर आएगी या किरदार कशी की जाएगी तो 30 लाख रुपए जुर्माना होगा। ट्राइब्यूनल्स कायम किए जाएंगे इस कानून के तहत जो 180 दिनों में फैसला करेंगे, और जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट हैं उन शख्सियात का केस हाई कोर्ट में सुना जाएगा। तनकीद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी की। उमर अयूब साहब हों, मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब जैसे शख्स जो हैं उन्होंने भी इस पे तनकीद की है। जो कुछ मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो भी कह रही हैं कि एहतजाज होगा। इस सारे मामले पे गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है फरीहा अजीज साहिबा, डिजिटल राइटर हैं, और हमें ज्वाइन किया है आज़म चौधरी साहब ने, साबिक सदर लाहौर प्रेस क्लब। वेलकम टू द शो बोथ ऑफ यू। जी आज़म चौधरी साहब, सर आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। बताएं, पंजाब में ये ऑब्वियसली बिल पास हुआ, हुकूमत बार बार ये भी कह रही थी कि उन्होंने कंसल्ट किया है स्टेक होल्डर से। सर क्या सहाफ़ी ऑर्गेनाइजेशन से उन्होंने कोई कंसल्टेशंस की इस मामले में? जी थैंक यू आरफा। देखें, ये बड़ा एक अलमिया है कि जब ये अपोजिशन में होते हैं उस वक्त हमारे साथ खड़े होकर आवाज़ उठाते हैं, जब ये हुकूमतों में आते हैं तो इनके रवैये तब्दील हो जाते हैं। आपको याद होगा जब पीका ऑर्डिनेंस पीटीआई के दौर में उसमें अमेंडमेंट्स की गई थी, तो ये मरियम नवाज साहिबा हमारे साथ खड़ी होती थी और उसको कंडेम किया करती थी हमारे साथ खड़े होकर। आज पीटीआई के लोग इसको कंडेम कर रहे हैं, लेकिन आज वही मरियम नवाज साहिबा वज़ीर आला पंजाब है और वो इस किस्म का बिल लेके आई है जो पाकिस्तान की तारीख के अंदर मैं समझता हूँ वो एक बदतरीन पाबंदियों का बिल है। अगर माजी के अंदर हम देखें तो हमारे ऊपर तरह तरह के कवानीन ज़रूर लाए गए,
जिनमें पीका सरफहरिस्त है और डेफिनेशन ऑलरेडी हम भुगत रहे हैं। लेकिन इस किस्म की जो सख्तियां इस बिल के अंदर है, ये पहले नहीं। अब इसको आप थोड़ा बगौर अगर देखें बिल्कुल ठीक। तो सर अगर आप इजाज़त दें तो मैं फरीहा साहिबा से भी ज़रा यहाँ कमेंट ले लूँ, क्योंकि ऑब्वियसली वो एक्सपर्ट है इस मामले में। फरीहा साहिबा, क्या एतराज़ है इस बिल पर? क्योंकि हुकूमत की बात सुने तो वो कहते हैं कि देखें, हमने तो उसको डेफेमेशन के इशू को एड्रेस किया है, सज़ा नहीं होगी, क्योंकि हम सहाफ़ियों की तरफ से हमेशा ये तनकीद हुई है कि कोई मसला होता है, जो भी बिल आता है तो वो उसको क्रिमिनलाइज कर देता है, गलत रिपोर्टिंग वगैरह को। तो वो तो कह रहे हैं कि इस दफे हमने उसको एक सिविल इशू के तौर पे ट्रीट किया। देखिए, कानून सिविल भी कोर्सिव हो सकता है और ये होगा, और इस पे रिसर्च भी मौजूद है। जिस तरह से डेफेमेशन सिविल साइड पे भी इतलाक हुआ है, ख़ास तौर पे उन ख़वातीन के खिलाफ जो कहते हैं कि हमें हिरासा किया गया है, तो ये कॉन्टेक्स्ट भी मद्देनज़र रखने की ज़रूरत है कि ये पीका भी जिस आड़ में लाया गया था कि हम तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने जाते हैं, लेकिन यही कवानीन इस्तेमाल किए जाते हैं ख़वातीन के खिलाफ भी। फिर ज़ाहिर है कि सहाफ़ी, पॉलिटिकल वर्कर्स, यहाँ पे देखें, पहला इशू है कि ये प्रोसेस, ये बिल्कुल ही एक गैर जमहूरी, गैर आइनी प्रोसेस के ज़रिए ये चीज़ आई है कि पहले तो आपने ड्राफ्ट नहीं शेयर किया। जिस वक्त शेयर किया आपने कहा कि 3 दिन की मुद्दत है, आप इनपुट दे दें। इनपुट जो जिस हद तक आई भी वो आपने रद्द कर दी, और उसके बाद अगले दिन ही जब इनपुट की डेडलाइन ख़त्म हुई है, आपने इसको पेश कर दिया और कोई इनपुट फैक्टर इन नहीं की और इसको आपने पास कर दिया। तो ये नंबर गेम खेली जाती है, ये जमहूरी तकाज़े नहीं हैं। उसके बाद जैसे साहब ने भी मेंशन किया है कि इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, ट्राइब्यूनल्स हो गए, सेपरेट फोरम्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस होल्डर्स, पब्लिक ऑफिस होल्डर्स, और सोशल मीडिया के हवाले से ऑब्सेशन सोशल मीडिया की है कि सोशल मीडिया को अपने गिरफ्त में किस तरह से रखें। ऐसे नहीं कि रेफर्मेशन ऑर्डिनेंस पहले वाली सोशल मीडिया पोस्ट पर अप्लाई नहीं होती थी, लेकिन जो जुर्माने, जो ट्राइब्यूनल, जो सहाफ़ी और एडिटर की डेफिनेशन, और उसके बाद ये भी पावर के बंद कर दिया जाए कोई प्लेटफॉर्म या पेज या चैनल, तो ये तमाम चीज़ें इसमें डाल दी गई हैं। सो इंटेंट बहुत क्लियर है कि ये हुकूमत को शहरियों से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए कानून लाया जा रहा है। बिल्कुल सही। अब आजम साहब, जो फरीहा साहिबा बात कर रही हैं कि बिल्कुल कंसल्टेशन के लिए 3 दिन का वक्त दिया गया, तो क्या जो सहाफ़ी तंजीमें हैं उनसे पंजाब हुकूमत ने बात अब की है, जब एहतजाज की भी अब आवाज़ उठ रही है? क्या आप लोगों का कोई एहतजाज का प्लान है और क्या हुकूमत ने आपको अब कांटेक्ट किया है? जी, हुकूमत की जानिब से इस बिल के ऊपर कोई बिल्कुल सहाफ़ियों को एतमाद में नहीं लिया गया था, बल्कि लाहौर प्रेस क्लब के प्लेटफॉर्म से सहाफ़ियों ने खुद रब्ता किया था चंद दिन पहले हुकूमत से कि अगर आप कोई ऐसा बिल लेके आ रहे हैं तो कम से कम हमारे साथ कंसल्ट करें, हमारे साथ बैठ के इस पर बात करें। तो हुकूमत ने उस वक्त कहा जी कि हम आपके साथ बैठेंगे, लेकिन कोई ऐसी अरेंजमेंट नहीं किया गया। उसके बाद कल जब दोबारा एक मीटिंग होती है और उस मीटिंग के अंदर सहाफ़ियों ने हुकूमत से चंद दिन का टाइम मांगा कि इसके ऊपर 2-4 दिन का टाइम दें हम बैठ के, ताकि इसको अच्छे तरीके से एक दफ़ा कंसल्ट कर लें। लेकिन शाम के टाइम पे अचानक असम्बली के अंदर बिल पेश किया जाता है और उसको पास कर लिया जाता है, जिस पे सहाफ़ियों ने प्रोटेस्ट किया, असम्बली का कार्रवाई का बाइकाट किया और आज भी प्रोटेस्ट किया गया लाहौर प्रेस क्लब के प्लेटफॉर्म से। अच्छा, इसके अंदर तमाम सहाफ़ती तंजीमें, चाहे वो मीडिया ऑनर्स की तंजीमें हैं, चाहे वो वर्किंग जर्नलिस्ट की तंजीमें हैं, तमाम एक पेज पर हैं, किसी को एतमाद में नहीं लिया गया। हाँ, ये मेरे इल्म में ज़रूर है कि इस्लामाबाद से तलक रखने वाले हमारे चंद दोस्तों के साथ इन्होंने कंसल्ट किया था। अब बात यह है कि पंजाब के अंदर एक बिल अगर यहाँ पे आप लेके आ रहे हैं, इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं, तो पंजाब के अंदर जितनी यहाँ पे सहाफ़ती तंजीमें या मीडिया यहाँ पे काम कर रहे हैं, कम से कम उनको एतमाद में लिया जाता। और बिल के अंदर इतनी सख्त शराइत हैं जिनको पढ़ के ही बंदा एक दफ़ा रोंगटे खड़े हो जाते हैं और दिल चाहता है कि बंदा ये जर्नलिज्म का पेशा छोड़ दे, क्योंकि हमारे ऊपर जो पाबंदियां इस बिल के तहत लगाए जा रहे हैं उसमें सऊदी अरब, चाइना, रशिया, उस पर जो वहाँ पे सहाफ़त का जो तरीकाकार है लोग उसको भूल जाएंगे जो इसके अंदर कंडीशंस है। देखें, इस ट्रिब्यूनल के पास नामहदूद इख्तियारात हैं, जिसमें जुर्माने की रकम 30 लाख रुपए से शुरू हो रही है और उसको 10 गुना आगे तक ले जाया जा रहा है। और छोटी छोटी वायलेशन के ऊपर 50,000 से लेकर और डेली बेसिस पर 10,000 जुर्माने करके ये अब वर्किंग जर्नलिस्ट कहाँ से दे सकता है ये पैसे? दूसरी बात यह है कि उसके पास डिफेंस के इतने मौके नहीं इस बिल के तहत उसको दिए जा रहे
कि जो उसको सिविल कोर्ट्स के अंदर उसको हासिल थे। और तीसरा ये है कि इस ट्रिब्यूनल के पास मुझे सिर्फ एक आखिरी जुमला, इस ट्रिब्यूनल के पास सिविल और क्रिमिनल दोनों जो फोरम्स हैं, दोनों के तमाम तर इख्तियारात हासिल हैं, जो इम्प्लीमेंटेशन भी ये करवाएगा, एग्जीक्यूट भी करवाएगा सारी चीजें। और 30 दिन के अंदर अंदर अगर किसी जर्नलिस्ट के खिलाफ फैसला आता है तो उसकी जायदाद बेचने का इख्तियार भी इस ट्रिब्यूनल के पास है और उसको गिरफ्तार करवाने का इख्तियार भी इस ट्रिब्यूनल के पास है। सर, अब मुझे यहाँ ब्रेक लेनी है, माफ करिएगा मैं आपकी बात काट रही हूँ। जी नाज़रीन, यहाँ पे लेते हैं एक छोटी सी राइट बैक और हम अपने मेहमानों से गुफ्तगू जारी रखेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। हम गुफ्तगू करें फरीहा अजीज़ साहिबा से और आज़म चौधरी साहब से, और हम उनसे बात करें जो पंजाब में हद तक इज़्ज़त का बिल पास हुआ है। फरीहा साहिबा, आपने आज़म साहब की बात सुनी, काफ़ी उन्होंने तफसील से बताया बिल के अंदर क्या क्या प्रोविजंस मौजूद हैं, पर फरीहा साहिबा ये बताइएगा कि बिल अगर ये सिर्फ पंजाब में पास होता है, मगर इसमें चाहे मीडिया है उस पर भी इतलाक होता है, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसके ऊपर टिकटॉक हो, सोशल मीडिया हो, तो ये कैसे इसको इम्प्लीमेंट करेंगे? अगर आप या मैं जो शायद लाहौर में या पंजाब में ना रहते हों और हम कोई ट्वीट कर दें, या कोई और इस्लामाबाद में या कराची में बैठा हुआ ट्वीट कर दे या इंस्टा इस्तेमाल कर ले, हाउ विल दिस वर्क? देखिए, अब यही जो इम्प्लीमेंटेशन मेस है, लेकिन चिलिंग इफेक्ट तो ये क्रिएट कर ही देगा कि अगर आप पे ट्राइब्यूनल चला देता है, उसमें ये लिखा है कि अगर सोशल मीडिया के तहत चीज़ चल जाती है, अब जाहिर है कि वो सोशल मीडिया की तो उस तरह की प्रोविंशियल हुदूद नहीं है, लेकिन अगर आपने किसी अहलकार के बारे में कुछ कह दिया, और सिर्फ ये नहीं है कि पंजाब हुकूमत के नुमाइंदे, इसमें जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट का भी जिक्र है जो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस होल्डर्स हैं, तो जाहिर है कि यहाँ पे एक इम्प्लीमेंटेशन का इशू तो आएगा। लेकिन अगर उन्होंने कर दिया, ट्राइब्यूनल ने चला दिया, चाहे आप पंजाब के रिहायशी नहीं हैं, आप किसी वक्त तो पंजाब किसी काम से शायद अगर मुमकिन है जाएं, तो क्या इसका मतलब है कि वहाँ पे फिर क्या इन प्रोसीडिंग्स का हिस्सा आपको लाजमी बनना पड़ेगा? दूसरा, ये प्रोसीडिंग्स भी जिस तरीके से, ये बहुत क्लेमेंट फ्रेंडली लॉ बनाया गया है कि उनके पास ये आपको प्रूव करने की भी ज़रूरत नहीं है कि एक्चुअल लॉस या डैमेज हुआ है, वो प्रिज्यूम किया जाएगा कि डेफेमेशन है। उसके बाद ट्रिब्यूनल ये भी उसके पास इख्तियार है कि वो डिसाइड करे कि आपको डिफेंड करने का इख्तियार, आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट की जाए ना की जाए। इंटरिम में भी फाइन्स हो सकते हैं, आप अगर प्रोसीडिंग्स के बारे में कुछ बात करेंगे तब मज़ीद फाइन्स लग सकते हैं। तो ये एक तमाम जिस तरह से इसको बनाया गया है, इसको गैग करने का, कि आप जैसे आज़म साहब ने कहा, पढ़ते ही आपको ये खर्चा कि कुछ बोलना ही नहीं है, कुछ करना ही नहीं है, क्योंकि किसके पास है 30 लाख से जायद रुपए कि वो भरेंगे। अब माफ करिएगा, मैं आपकी बात यहाँ काट रही हूँ। आप ये कह रही हैं कि इसके अंदर अगर आपके ऊपर या मेरे ऊपर या चौधरी साहब के ऊपर कोई इस तरह का इल्ज़ाम लगता है या केस बनता है, तो हमारे पास अपने आप को डिफेंड करने का भी राइट नहीं है। इसका फैसला भी ट्राइब्यूनल करेगा कि ये हक हमारे पास है कि नहीं। जी, यहाँ पे वो शिकें मौजूद हैं कानून में कि लीव टू डिफेंड जो है वो ट्राइब्यूनल डिसाइड करेगा। उसके बाद जाहिर है कि इसमें क्लेमेंट की साइड पे जो ओनस और बर्डन होना चाहिए, जो टिपिकली होता है, जो कंप्लेंट लेके आए, वो हटा दिया गया है, जो और कवानीन में और एक ड्यू प्रोसेस और राइट टू होता है। तो ये तमाम चीज़ें इन्होंने रिवर्स कर रहे हैं। राइट टू इन्फॉर्मेशन के हवाले से भी कि गैग ऑर्डर की कोई पार्टी नहीं प्रोसीडिंग्स के बारे में बात कर सकती, और सोशल मीडिया के हवाले से कि ये सिर्फ ये नहीं कि जुर्माने होंगे, ट्रिब्यूनल के पास ये भी इख्तियार है कि अगर ये डेफेमेशन कायम हो जाती है तो फिर वो आपका जो चैनल, सोशल मीडिया पेज चैनल वगैरह, उसको भी बंद करा सकें। अब उसमें भी इन्फोर्समेंट इश्यूज आएंगे कि कैसे बंद कराएंगे। अभी पीटीए के इख्तियार में, फेडरल लेवल पे पीटीए को भी प्लेटफॉर्म को कहना पड़ता है, तो मुमकिन है कि ये होगा कि अगर जुर्माना आयद हो गया और रिपीट ऑफेंस के लिए मजीद जुर्माने होंगे कि आपको खुद ही आपसे बंद करवाया जाएगा कि आप बंद कर दें, वरना जुर्माने आप भरते रहें, क्योंकि अगर आप रिपीट कर रहे हैं या आप नहीं फॉलो कर रहे इधर के। सो ये इसमें बहुत कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी है कि कॉन्स्टिट्यूशन और पब्लिक ऑफिस होल्डर्स को एक तरफ आपने इसमें दे दिया है एक पैरेलल सिस्टम, और जो ट्रिब्यूनल्स के हेड्स बनेंगे वो भी पंजाब हुकूमत बनाएगी और अपॉइंट करेगी। तो जाहिर है कि जो जज, जूरी, एक्सिक्यूशनर सारे एक ही होंगे कि जिनका मामला है, यू आर गोइंग टू सिट इन जजमेंट ओवर दोस थिंग्स। ये एक बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पर है। बिल्कुल सही। जी चौधरी साहब, तो फिर ये बताइए कि अब व्हाट नेक्स्ट? बिल तो उन्होंने पास कर लिया है,
अब इसको किस तरह आप सहाफती तंजीमें जो हैं वो क्या प्लान कर रही हैं, इसको किस तरह आगे कुछ कर सकते हैं, या अब बस पास हो गया, कहानी खत्म? देखिए, उन्होंने तो यही सोच के जो उन्होंने पास करना था वो तो पास कर लिया है, लेकिन हमारे पास जो इस वक्त दो रास्ते हैं। एक रास्ता है प्रोटेस्ट का, जो कि प्रोटेस्ट किए जाएंगे, तमाम सहाफती तंजीमें इस पर अल्टीमेटली उनको प्रोटेस्ट में आना पड़ेगा। दूसरा रास्ता है हमारे पास कानूनी, कि हम हायर कोर्ट्स के अंदर जाएं, वहाँ पे इस बिल को चैलेंज करें, और क्योंकि ये बिल बिल्कुल वाज़ेह इसमें नज़र आ रहा है कि ये कोई नेक नीति पर मबनी नहीं है, ये किसी खास एजेंडे के तहत ये बिल जो है वो पास किया गया। तो मेरा ख्याल है कि हायर कोर्ट से हमें रिलीफ मिल सकता है इस पे, और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट हमारे पास फोरम अभी मौजूद है इस बिल को चैलेंज करने के हवाले से, और इस पे सहाफती तंजीमें इसमें भी जा रही हैं। लेकिन असल बात यह है कि ये, जब मैं पहले जो अर्ज कर रहा था कि ये अपने आप को जमहूरी लोग कहते हैं, ये बज़ाहिर कहते हैं कि हम जमहूरियत के ज़रिए, एक प्रोसेस के ज़रिए इंतखाबात के बाद असम्बलियों तक पहुँचे हैं, लेकिन इस किस्म के बिल का सामना तो हमें डिक्टेटरशिप के दौर में भी नहीं हुआ। अगर मैं परवेज़ मुशर्रफ साहब का दौर देखूं तो उसके अंदर भी हमारे ऊपर कोई इस किस्म का बिल लागू नहीं किया गया था कि जिसमें आपके बोलने लिखने पर इतनी पाबंदियां हों, और इस बिल में बिल्कुल ठीक सर। अब बिल्कुल आई रन आउट ऑफ टाइम, अगर आप इजाजत दें तो फरिया साहिबा से भी कंक्लूडिंग रिमार्क्स ले लूं। फरिया साहिबा, अब यू हैव अ मिनट, ये बताइएगा कि डिजिटल राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस क्या सोच रही हैं अब इस बिल के बारे में? क्या आप लोग भी कोई इकदाम लेंगे कि इसको चैलेंज करेंगे? देखिए, मज़ामत तो की गई है, इस वक्त गवर्नर का असेंट नहीं हुआ है, तो पहले तो यही होगा कि अगर इनको ये प्रोटेस्ट का असर हो तो गवर्नमेंट असेंट ना करे और इसको वापस भिजवा दिया जाए। तो पहले होना तो यही है, वरना फिर जैसे बात की कि फिर कानूनी रास्ता इख्तियार किया जाएगा, प्रोटेस्ट भी साथ में शामिल होंगी। और यही जो अपोजिशन में जब होते हैं, एक ज़बान बोलते हैं, इक़्तिदार में आके ये तमाम चीज़ें करते हैं, कल दोबारा इनको अपोजिशन में जाना होगा, इन्हीं कवानीन का सामना करना पड़ेगा, जैसे पीका के साथ हुआ और कवानीन के साथ हुआ। ये सबक नहीं सीखते, और उस बाकियों को भी सबक सिखाने के चक्कर में इनको भी दोबारा इतलाक होगा, इन्हीं कवानीन का होगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे दो का, उन्होंने हमारे लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, यहाँ पे लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे, शायद फिर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का ही जिक्र करें क्वेटा के हवाले से। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम जिक्र करेंगे बलूचिस्तान में क्वेटा में जो एक वाक़या हुआ कि बलोच यकजहती कमेटी के अरकान बशमूल डॉक्टर महारंग बलोच ने हॉल बुक किया हुआ था क्वेटा प्रेस क्लब में। उन्होंने वहाँ बात करनी थी, एक इवेंट मुनक्किद करना था, और उससे पहले जो लोकल इंतज़ामिया और पुलिस है उन्होंने ताले लगा दिए क्वेटा प्रेस क्लब को और इनको वहाँ दाखिल होने से रोका। इसकी वजह से जो ये शुरका थे उन्होंने वहाँ एहतजाज भी किया, ताले भी तोड़े, अपना जो उन्होंने सेमिनार था वो वहाँ उसको भी उसका इनेकाद किया। मगर ऑब्वियसली मामला जो है अब वो वहाँ से बढ़ता चला जा रहा है, और इसके ऊपर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं सलीम शाहिद साहब, सहाफ़ी हैं, डॉन क्वेटा से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। वेलकम टू द शो सर। जी सर, बताएं ये क्या वाक़या हुआ? हॉल बुक हुआ था तो किस तरह लोकल इंतजामिया ने आके प्रेस क्लब को ताले लगा दिए? देखिए, जैसे आपने खुद बताया कि वो हॉल जो था वो बुक था, एक दिन पहले उन्होंने बुक करवाया था, और अक्सर पॉलिटिकल पार्टीज़ और मुख्तलिफ लोग जो हैं वो आके यहाँ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बुक करती हैं हॉल, अपने प्रोग्राम करती हैं जिसमें सेमिनार हैं, जिसमें प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हैं। तो उसी तरह उनका जो है वो बुक किया गया था, उनका सेमिनार था जो कि वो गवादर के बारे में सेमिनार करना चाहते थे। और तो मामूल के मुताबिक वो प्रेस क्लब खुला हुआ था, तो तकरीबन कोई 11 बजे, 11:30 बजे जो है वो पुलिस भी वहाँ पे आ गई, और एक असिस्टेंट कमिश्नर साहब भी तशरीफ़ ले आए, और उन्होंने क्लब की इंतज़ामिया से कहा कि जो है ये आप ना होने दें, ये जो सेमिनार है ये नहीं होगा, और आप जो है उनको इनकार कर दें हाल देने से। साथ ही उन्होंने, जब हमने उनको बताया कि भाई ये हाल बुक है और ये हम ये नहीं कर सकते हैं, इसलिए कि ये यहाँ पे तो सब लोग आके, हर एक आके यहाँ पे अपनी जो है ना
प्रोग्राम करता है, अपने सेमिनार करता है, अपने वर्कशॉप्स करता है, तो इसलिए हम उसे इनकार नहीं कर सकते। उस पर उन्होंने जो है वो मजिस्ट्रेट साहब तशरीफ़ ले आए, उन्होंने कहा कि जी इसको बंद कर दें। उन्होंने ताला लगा दिया बाहर के हमारे गेट को, और जो क्लब के पीछे एक पार्किंग है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की, उसको भी उन्होंने बंद कर दिया और उनके अमले को कहा कि यहाँ किसी कोई गाड़ी ना आने दें। तो इस दौरान जो है काफ़ी बड़ी तादाद में पुलिस जो है वो तमाम उसने घेरे में लिया हुआ था प्रेस क्लब को, प्रेस क्लब के सामने और बैक पर और सामने सब जगह पे पुलिस की भारी जमीयत जो है वो जमा हो गई। इस दौरान जो है, हालांकि वो उनका जो होना था सेमिनार वो दोपहर को था, तकरीबन 1-1:30 बजे। तो लेकिन जब उन्हें पता लगा तो वो भी वहाँ पे आ गए, और जो एक्टिविस्ट थे उनके बलोच यकजहती कमेटी के, तो उन्होंने आके बात भी की, जिसमें महारंग भी थी। उन्होंने भी आके मजिस्ट्रेट साहब से बात की और कहा कि हम अपना प्रोग्राम करना चाहते हैं, इसमें कौन सी ऐसी बात है। लेकिन वो खोलने के लिए तैयार नहीं थे, और उन्होंने सलीम साहब माफ़ करिएगा, मैं आपकी बात यहाँ काट रही हूँ। ये बताइएगा कि प्रेस क्लब लोकल इंतज़ामिया के नीचे आता तो नहीं है, उस तरह उनकी मिल्कियत तो नहीं है, किस कानून के तहत उन्होंने उसको ताला लगा दिया या बंद कर लिया? कोई ऐसा कानून है सर, बताइएगा। जी, ऐसा कोई मेरे ख्याल कानून नहीं है, और ये पहली दफ़ा ही हुआ है यहाँ पे। इससे पहले भी ये तकरीबन अक्टूबर में भी एक दफ़ा उन्होंने ताला तो नहीं लगाया, लेकिन हमें ये कहा था कि जी ये जो रेपेट्रेशन हो रहा है अफगान का, इसके ख़िलाफ़ कोई वो होगा, अगर कोई एहतजाज होगा और कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी वो ना होने दें। तो हमने उन्हें कहा कि भाई हम उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस से नहीं रोक सकते हैं, आप इंतज़ामिया हैं, आप जाएँ उनसे खुद बात करें कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस ना होने दें, ये आपका काम है। बाहर के वो वक्त गुजर गया, लेकिन ये पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि उन्होंने आकर प्रेस क्लब को जो है ताला लगा दिया आके, और कहा कि जी जो जनरेटर चल रहा है इसको भी बंद कर दें, प्रेस क्लब को बंद कर दें। तो ये अजीब सी बात हुई है, और कभी यहाँ पे इतने क्राइसिस आए हैं। सर चीफ मिनिस्टर साहब भी कुछ इस किस्म की गुफ्तगू करें, जैसे लगता है कि वो ये उनकी मर्जी से नहीं हुआ, इज दैट करेक्ट? जी हाँ, क्योंकि जो कल जर्नलिस्ट जो थे उन्होंने बलूचिस्तान असम्बली के सेशन का बाइकआउट किया था, फिर वो बाहर चले गए असम्बली से और जाके उन्होंने एहतजाज किया। तो उन्होंने स्पीकर साहब ने एक वहाँ पे वक्त भेजा जिसमें मिनिस्टर शामिल थे और MPs थे। उन्होंने आके हमसे बातचीत की और कहा कि जी हम आपके यकजहती के लिए आए और हम आपके साथ हैं, क्योंकि ये नहीं होना चाहिए था। फिर बाद में जो है वो एक हमारे जो प्रेसिडेंट हैं प्रेस क्लब के और बलूचिस्तानी जर्नलिस्ट के प्रेसिडेंट हैं, वो उनकी क़यादत में एक वक्त गया, चीफ मिनिस्टर साहब से भी मुलाकात की उनकी ख्वाहिश पर। तो उसमें भी उन्होंने भी ये बात की कि ये नहीं होना चाहिए था, और प्रेस क्लब जो है एक जर्नलिस्टों का घर है, और उस पर इस तरह उसका ताला लगना जो है वो जमहूरियत के भी ख़िलाफ़ है, और जो फ्रीडम ऑफ प्रेस के भी ख़िलाफ़ है, और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। बहुत बहुत शुक्रिया सलीम साहब, आपने वक्त निकाला। नाजरीन आज के लिए बस इतना ही। वील बी बैक टुमारो एट द सेम टाइम।